अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा समझेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस समास को स्पष्ट करेंगे और अंत में हम 1 से 100 की संख्या का विग्रह सीखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। द्विगु समास। द्विगु शब्द ही अपने आप में द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो निकलता है दो गायों का समूह। जैसे पहला पद है, पहला पद क्या है? द्वि। द्वि क्या होता है? संख्या। तो दूसरा पद गाय का बोध करा रहे हैं। जब आपने इसका विग्रह किया तो वो क्या बन गया? दो गायों का समूह। तो दो गायों का समूह होने के कारण ये किसका उदाहरण है? द्विगु समास। और ये द्विगु समास का उदाहरण किस प्रकार से बना, इसको हम आगे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। वो इस समास में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से हम द्विगु समास को स्पष्ट करेंगे। तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा होता है? जो बाद में आता है। समास का पहले अपना अलग अस्तित्व होता था, लेकिन अब क्या है? ये तत्पुरुष समास के एक भेद के रूप में जाना जाता है और उसकी वजह है कि इसमें भी उत्तर पद प्रधान है और तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान है। अब देखो कि उत्तर पद किस प्रकार से प्रधान है। यहां देखिए आप, दो गायों का समूह। हम किसके समूह की बात कर रहे हैं? गायों की। तो उत्तर पद क्या है? गाय है। तो वही प्रधान होने के कारण ये क्या हो गया? द्विगु समास। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद जो होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है। संख्यावाची क्या होता है कि पूर्व पद में 1 से 9 तक की संख्या होंगी आपको, या फिर ये जो समास होगा समूह का बोध कराएगा, समूहवाची होगा। तो पूर्व पद संख्यावाची कैसे? जैसे ये देखो, आपने द्विगु देखा ना, द्विगु में द्वि, द्वि यानी दो। तो पूर्व पद क्या हुआ? संख्यावाची। और उत्तर पद इसमें गाय है। गाय क्या हो गया? प्रधान हो गया। और विग्रह करने पर समूह या समाहार लग जाता है। समाहार का अर्थ भी क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इस प्रकार से जब विग्रह किया तो इसमें क्या बन गया? दो गायों का समूह। और एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है, जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, कि ऐसा समास बताइए जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञा हो। तो वो कौन सा होता है? तो बच्चों, उसका उत्तर है द्विगु समास, क्योंकि इसका उत्तर पद हमेशा संज्ञा होता है। जैसे ये देखो, इसमें गाय क्या है? गाय क्या है? संज्ञा है। उत्तर पद संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? द्विगु समास का उदाहरण। समझ होंगे कि द्विगु जो शब्द है वो किस प्रकार से द्विगु समास का उदाहरण बना। अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछता है कि द्विगु समास की परिभाषा दीजिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार लग जाता है, तो वह द्विगु समास होता है। अगर आप इसके चारों बिंदु परिभाषा में दे सकते हैं तो वो और भी अच्छा है, कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार लग जाता है, तो वह द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से आप दोनों ही तरीके से इसकी परिभाषा देंगे तो वो सही। हम इसको कुछ और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। द्विगु समास में जितने भी समास के उदाहरण आते हैं वो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्या होता है। जैसे ये देखो, नवरात्र। नवरात्र में क्या है? नव। नव मतलब 9। जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? रात्रि की। तो रात्रि क्या है? विशेष्य। और नव क्या है? विशेषण। और जब संख्या होती है, विशेषण जो होता है वो संख्या होता है, तो वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जितने भी संख्यावाची विशेषण होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? द्विगु समास के। अब इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ये देखो, नवरात्र। नव क्या है? पूर्व पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञा है रात्रि, और जब विग्रह किया तो इसमें क्या लग गया? 9 रात्रियों का समूह। यानी समूह भी लग सकता है, यहाँ समाहार भी लग सकता है। आप इसको क्या लिख सकते हो?
नवरात्रियों का समाहार। तो ये दोनों ही सही है। तो ये क्या हो गया, नवरात्र द्विगु समास का उदाहरण। अठन्नी, अठन्नी क्या है, आठ, आठ क्या है, संख्यावाची है। ये इसका उत्तर पद क्या है, आना। तो आठ आनों का समूह, ये द्विगु समास। अब सप्ताह, सप्ताह क्या होता है कि समूह का बोध करा रहे हैं। सप्ताह में क्या होता है, हम 7 दिनों को गिनते हैं। तो जहां भी समूहवाची शब्द होंगे तो वो क्या होंगे, द्विगु समास। तो सप्ताह में अब कितने दिन आते हैं, 7, तो वो क्या हो गया, 7 दिनों का समूह। इसी प्रकार से चालीसा, चालीसा में क्या है, समूहवाची है। चालीसा में क्या होते हैं, 400 पद होते हैं। तो 400 पदों का समूह, तो वो क्या हो गया, द्विगु समास। सतसई, सतसई में क्या होता है, 700 पद होते हैं। तो सतसई क्या हो गया, 700 पदों का समूह, वो भी द्विगु समास। पंजाब, पंच यानी पूर्व पद संख्यावाची हो गया। और आब, आब को कई जगह नदियां भी कहा जाता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब आब जो है वो नदियों के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, बल्कि 5 नदियों के बीच में ये बसा हुआ है, तो खंड को आब कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ इस अर्थ में उलझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि 5 संख्यावाची है और कि 5 आबों का समूह या 5 आबों का समाहार, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। दोपहर, दो क्या है, संख्यावाची है और पूर्व पद है, और पहर जो है वो संज्ञा है, उत्तर पद। तो विग्रह किया, इसका क्या बना, 2 पहरों का समाहार, तो ये क्या हो गया, द्विगु समास। अगला उदाहरण देखिए, दशानन। दशानन जो है ये द्विगु समास का उदाहरण भी है और बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। क्यों, क्योंकि दशानन जो है इसका पूर्व पद संख्यावाची है, आनन जो है वो संज्ञा है और उत्तर पद है। जब आपने इसका विग्रह किया तो ये बना 10 आनन का समूह, तो वहां विग्रह करने पर समूह लग गया, तो द्विगु समास हो गया। लेकिन दशानन शब्द अगर कहीं आ जाता है परीक्षा में और उसमें ऑप्शन में बहुव्रीहि और द्विगु समास दिया हो, तो आप बहुव्रीहि समास पर टिक लगाएंगे, न कि द्विगु समास में, क्योंकि बहुव्रीहि समास में सो का राजा है। बहुव्रीहि समास अगर वहां ऑप्शन में नहीं हो तो ये द्विगु समास में टिक लगा सकते हो। लेकिन बहुव्रीहि समास है तो वो क्योंकि सिर्फ एक विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, रावण के लिए, तो वहां आप विग्रह करोगे 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, तो वो किसके लिए प्रयोग होगा, बहुव्रीहि। जैसे 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में आता है तो वहां सिर्फ ये दे दिया जाता है कि दशानन, और ये कहा जाता है इसका विग्रह करके भेद लिखिए। तो उस समय बच्चों आपको द्विगु समास नहीं बताना है, बल्कि उसका भेद जो है बहुव्रीहि समास बताना है। आगे हम करते हैं 1 से 100 संख्या का समास और उनका विग्रह और उनके भेदों को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए बच्चों, जितनी भी 1 से 9 तक की संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितनी भी संख्या है उनका कभी भी विग्रह नहीं होता। और जब उनका विग्रह नहीं होता तो जिन समासों का विग्रह नहीं होता वो द्विगु समास में आते हैं, अगर वो संख्या हो तो। समझ में आ गया। दूसरा, 1 से 9 तक की संख्या जितनी भी होती है वो द्विगु समास में पूर्व पद के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे आपने देखा कि नवरात्र, अठन्नी, दोपहर, तो इनमें से 9 जो संख्याएं हैं वो पूर्व पद के रूप में प्रयोग की गई। अब देखिए 10 के गुणज। 10 के गुणज क्या होते हैं कि 10 को किसी भी संख्या से अगर गुणा किया जाए, 10 को 1 से गुणा किया तो दशक बन गया, क्योंकि 10 को हिंदी में क्या कहा जाता है, दशक। और जब विग्रह किया तो वो हो गया 10 का समाहार। तो 10 को संख्या को जिससे भी गुणा करोगे तो वो किसके उदाहरण होंगे, द्विगु समास के। जैसे मान लो 10 को 5 से गुणा किया तो वो क्या हो गया, अर्धशतक, क्योंकि 100 का आधा हो गया ना, 100 होता है शतक, हिंदी में 100 को शतक कहते हैं और 50 को क्या कहते हैं, अर्धशतक। तो ये क्या हो गया, अर्धशतक, और विग्रह करने पर बना 50 का समाहार, तो वो क्या हो गया, द्विगु समास। इसी प्रकार से 10 को 10 से गुणा किया तो वो क्या हो गया, शतक, तो इसलिए ये क्या हो गया, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसका बना 100 का समाहार। इसी प्रकार से आप करोगे 110, 120, 1000, 2000,
तो वो सारी संख्याएं किसका उदाहरण है? द्विगु समास। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, 9 को छोड़कर 11 से लेकर 98 तक की संख्याएं, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उसके बाद 21, 22, ऐसे ही सारी संख्याएं जो हैं 98 तक की। लेकिन आप 9 को छोड़ दो, जैसे 19, 29, ये सब संख्याओं को छोड़ दो, तो ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के। क्यों? जैसे 11 का देखिए, 11 जो है वो किससे बना है? 10 और 1, तो 10 और 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और 10, और 10 और 1 भी लिख सकते हो। तो जहां भी और लग गया तो वो क्या हो गया? द्वंद्व समास। अगला देखिए 24। 24 क्या होते हैं? 20 और 4, तो 20 और 4 या 4 और 20, तो वो क्या हो गया? द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में और लग गया। जहां भी और, तथा, या, अथवा लग जाते हैं तो वो किस में आते हैं? द्वंद्व समास में। अब अगला देखिए 9वें अंक। 9वें अंक क्या होते हैं? जैसे 19, 29, तो ये जितने भी शब्द हैं, ये संख्याएं हैं, तो वो किस में आती हैं? कर्मधारय समास में। जैसे देखो 19 है, उनका मतलब होता है एक कम, और 20 मतलब 20, तो 20 से एक कम क्या हो गया? 19। तो 20 से एक कम है जो, है जो लग गया ना, तो है जो जब कहां लगता है? कर्मधारय समास में। इसी प्रकार से 29, उन मतलब एक कम, 30, 30 से एक कम है जो, तो है जो लग गया, तो वो क्या हो गया? कर्मधारय समास। 19, 29 ये द्विगु समास के उदाहरण भी हैं, और साथ में द्वंद्व समास के उदाहरणों में भी कई जगह गिने जाते हैं। लेकिन वो कब? जब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो। लेकिन पहला क्या है? कर्मधारय समास। इस प्रकार से आपको 1 से 100 की सभी संख्याएं और उनका विग्रह मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ हमारे सभी समास समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे सभी समास और उनको सीखने का आसान तरीका। एक ही वीडियो में मैं सभी समासों को सीखने का आसान तरीका आपको बता दूंगी, तो उसे जरूर देखें। आपने अभी तक अन्य समासों के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।